फैजल, आजम, शब्बीर, इमरान, मुश्ताक, इबादत, सादिक, अब्दुल्ला, साहिब, शरियार और राजिक। इनका नाम ही इनकी पहचान है और इनकी पहचान ही आज के दौर में इनकी सबसे बड़ी मुसीबत है। इन सबको एमपी पुलिस ने दंगा, आगजनी, मारपीट, घर में जबरन घुसने और विस्फोटक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। महीनों और सालों के लिए सलाखों के पीछे ठूस दिया था। एमपी पुलिस के मुताबिक ये सारे दंगाई थे, लेकिन एमपी की ही एक अदालत ने इन्हें हिंसा और दंगा के आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी पूछा है कि एमपी पुलिस ने आखिर इन 11 लोगों को किस आधार पर दंगे का आरोपी बनाया। कोर्ट का यह फैसला एमपी सरकार के मुंह पर तो तमाचा है ही, इस बात का भी सबूत है कि कैसे इस देश में बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को दंगाई घोषित करके सलाखों के पीछे ठेल दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, यह मामला है खरगोन का। कोर्ट भी खरगोन की है। पहले जेल में ठूसे गए और फिर अदालत से बरी हुए लोग भी खरगोन के हैं। खरगोन एमपी का एक जिला है, सरकार वहां बीजेपी की है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे अप्रैल 2022 में रामनवमी के मौके पर खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा भड़की और अगले ही दिन कम से कम 16 मकानों को, 29 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर से इलाके के कई मुस्लिम परिवारों के ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। उस समय एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डंके की चोट पर कहा था कि जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को ही हम पत्थर के मलबे में तब्दील कर देंगे, और गृह मंत्री के निर्देश पर ऐसा ही किया भी गया। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थर के मलबे में ही बदल देंगे। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थर के मलबे में ही बदल देंगे। लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ गया तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? कोर्ट ने दंगा के आरोपों से जिन्हें बरी कर दिया, उन्हें दंगाई घोषित करके 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक जेलों में ठूस कर रखा गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया, जिन पुलिस वालों ने, उन्हें सजा कौन देगा? जाहिर है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब जरा इस मामले को समझिए ताकि सनद रहे कि हम लोग अगर बार बार कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है तो उसकी ठोस वजह है। अगर हम बीजेपी सरकारों को इस मुद्दे पर बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं तो उसकी भी ठोस वजह है। यही सब तो सबूत है। जैसे आज एक्सप्रेस की एक खबर है। खबर की हेडिंग है 2022 खरगोन कम्युनल वायलेंस, 11 accused acquitted by court as prosecution case collapses। मतलब सांप्रदायिक हिंसा, अदालत ने 11 आरोपियों को बरी किया। अभियोजन पक्ष का जो आरोप था वो खत्म हो गया, गिर गया, जो भी मान ले। और उस वक्त बहुत खरगोन हिंसा के बाद बहुत बवाल हुआ था। राष्ट्रीय चैनलों ने लगातार एक तरह से मुहिम चलाई थी, उस इलाके के मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हुआ था। और तभी सरकार को यह हौसला मिला कि जमींदोज कर दो मकानों को, दुकानों को, उनके ठिकानों को। एक तरफा कार्रवाई हुई थी। 10 अप्रैल 2022 को यह हिंसा भड़की थी। मध्य प्रदेश का जिला है जैसा कि मैंने बताया, और एक्सप्रेस में जो खबर है उसमें 11 लोगों को बरी करने के बारे में खबर है। अदालत ने फैसला तब दिया जब अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही बिखर गया। अभियोजन पक्ष के 11 चश्मदीदों में से 8 किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कर सके, जबकि फॉरेंसिक लेबोरेटरी से भी रिपोर्ट में कथित पेट्रोल बम या किसी विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई। इसमें कहा गया है कि मामला 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के जुलूसों के दौरान खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच भटवाड़ी इलाकों में पत्थरों, तलवारों और पेट्रोल बमों से लैस भीड़ ने घरों पर हमला किया, मकानों, मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, कथित तौर पर घरों में जबरन घुस गई। इस हिंसा में इदरीस नाम का एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसी में बहुत सारे पकड़े गए। मेरे ख्याल से 35-40 के आसपास FIR हुई है, जिसमें अभी 11 को बरी किया गया। और जब हिंसा हुई अगले ही दिन, जैसा कि मैंने कहा, 16 मकान और 29 दुकानों को बुलडोज किया गया। चूंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, हालांकि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, दतिया से जीतते रहे, इस बार वो पैदल हैं, हार भी गए थे चुनाव, नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ही उस तरह के बयान दिए थे। सोमवार को यह फैसला आया है जिसमें खरगोन के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला आरोपियों की पहचान के
सवाल पर बुरी तरह से विफल हो गया। अदालत ने पाया कि गवाहों ने पहचानने से इनकार कर दिया। किसी भी आरोपी की पहचान के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी होता है, नहीं कराई गई। पुलिस ने लगभग 50 लोगों की भीड़ में से इन्हीं 11 लोगों को कैसे चुना, इसका कोई स्पष्टीकरण पुलिस नहीं दे पाई। फॉरेंसिक साक्ष्य भी कुछ साबित अदालत में नहीं कर पाए और अदालत ने कहा कि इन 8 गवाहों में से किसी ने भी किसी आरोपी की पहचान नहीं की। किसी ने भी यह नहीं कहा कि किसी आरोपी ने घटना से जुड़ा कोई कृत्य किया। उनकी गवाही से आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया। अदालत ने कहा कि उन्हें हॉस्टाइल घोषित किए जाने के बाद भी अभियोजन पक्ष को कोई लाभ नहीं मिला और आरोपियों को अपराध से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अंग्रेजी की रिपोर्ट है, हिंदी बता रहा हूं। अदालत ने इससे एक निष्कर्ष निकाला कि अब आरोपियों की अपराध में संलिप्तता किसी भी प्रकार से न तो सामने आती है न ही सिद्ध होती है। बहुत बड़ी बात कही अदालत ने कि ये जो आरोपी जिन्हें दंगाई घोषित करके सलाखों के पीछे भेजा गया, मैंने किसी जर्नलिस्ट से पूछा कितने दिन जेल में रहे, तो पता चला कि 18 महीने से 27 महीने तक लगभग लोग जेल में रहे। 2 साल से ज्यादा और 1.5 साल, 462 दिनों से 827 दिनों तक जेल में रहे। बाद में जमानत पर ये सब बाहर आए, जिन्हें अब बरी कर दिया गया और अदालत ने कहा कि इनका उस अपराध में, दंगे में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है। अभियोजन पक्ष का मामला, प्रोसिक्यूशन का मामला एक स्थानीय निवासी वैष्णवी जैन की गवाही पर आधारित था। अदालत ने कहा वही एकमात्र गवाह थी जिन्होंने सभी आरोपियों को, 11 आरोपियों को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अदालत ने पाया कि उनकी गवाही विरोधाभासों से भरी हुई थी। और उसके बाद अदालत ने कहा कि वैष्णवी ने दावा किया कि उन्होंने सभी आरोपियों को उनके चेहरे से पहचान लिया, जबकि उनके पिता दिनेश जैन और भाई आकाश जैन दोनों ने अदालत में कहा कि दंगाइयों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, फिर पहचाना कैसे। अदालत ने कहा कि इस गवाह की गवाही से आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आता, न ही आरोपियों की पहचान स्थापित करती है। यह भी कहा अदालत ने कि दिनेश जैन जो एक गवाह थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि भीड़ को 500-600 मीटर दूर से देखा, तो फिर आरोपियों को सामने से उन्होंने नहीं देखा था, व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। दंगाइयों ने अपने चेहरे ढके हुए थे जो उन्होंने गवाही में कहा, तो फिर कैसे पता कि कौन आदमी पत्थर फेंका, किसने लूटपाट की और क्या किया। न्यायाधीश ने कहा कि स्वाभाविक, संतोषजनक, विश्वसनीय नहीं है कि कोई व्यक्ति 500-600 मीटर दूर से किसी को केवल पीछे से देखकर पहचान ले, खासकर तब जब स्वयं गवाह ने माना कि दंगाइयों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। इसका मतलब मारपीट हुई होगी, पत्थर फेंके गए होंगे, दोनों तरफ से दंगाई होंगे, लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया दंगा करने के आरोप में, उन्हें अदालत के मुताबिक वो इस दंगा में शामिल नहीं थे। मतलब अंधाधुंध तरीके से, जैसे बीजेपी राज्यों में पुलिस करती है, किसी को भी फंसा दो, किसी को पकड़ दो, किसी के मकान को गिरा दो, किसी की दुकान को गिरा दो, वही यहां भी हुआ। और उस वक्त तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि खरगोन में राइट विंग के कुछ संगठनों ने मुसलमानों के सामूहिक आर्थिक बहिष्कार की मुहिम चला दी थी कि इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, इनके ठेले से, खोमचे से, रेहड़ी से, पटरे से सामान मत खरीदो। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे उस समय अपनाए गए थे। सरकार बीजेपी की थी, अभी भी है। और जब गृह मंत्री कह रहा कि उन घरों को मलबे से बदल देंगे जिन घरों से पत्थर आए, लेकिन पत्थरबाजी की घटना हुई कैसे? एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म, और भी बहुत सारी रिपोर्ट आई थी जिससे पता चला कि कैसे रामनवमी के दिन जब जुलूस वहां से निकला और जुलूस किस तरह से मस्जिद के बाहर, जुलूस में जो लोग थे उपद्रवी थे, हंगामा किया, डीजे बजाए, बहुत शोर शराबा, बहुत कुछ हुआ। उस तरह की खबरें उस वक्त बहुत आई थी। खैर, कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन की देरी का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कोर्ट ने पाया कि जो एक गवाह एकमात्र वैष्णवी थी का पुलिस के समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 के तहत घटना के 51 दिन बाद दर्ज किया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष जो होता है 161 का बयान। और अभियोजन पक्ष के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी गवाह का बयान इतनी देर से दर्ज कराने का कोई कारण नहीं बताया गया। इस तरह से बहुत सारी बातें कोर्ट ने कही है। और कोर्ट ने ये भी कहा, अदालत ने स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिपोर्ट का हवाला दिया कि जब्त की गई बोतलों के टुकड़ों और जले हुए पदार्थों में ज्वलनशील पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का कोई अवशेष नहीं पाया गया। तो ये तो घटना है। देखिए, ऐसी घटनाएं बहुत होती है जब कहीं मारपीट, दंगा, तनाव, टकराव कुछ भी होता है, चिन्हित करके टारगेटेड ढंग से मुसलमानों को उसमें फंसाया जाता है या पकड़ा जाता है और बाद में उस मामले से छूटते हैं। मुझे लगता है
नागपुर की भी एक घटना थी जब बवाल हुआ था औरंगजेब की कब्र को लेकर, और वहाँ कुछ दंगे जैसी घटना हुई, और उसके बाद जिनकी दुकानों को गिराया गया, जिनके मकानों को गिराया गया, मकान को गिराया गया, शायद अभी नाम नहीं याद आ रहा, उन्हें मुंबई हाईकोर्ट ने उस मामले में भी बहुत सख्त आदेश दिया कि उनके मकान को जो बुलडोज किया गया उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया जाए, क्योंकि वो गलत तरीके से गिराया गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुंबई हाईकोर्ट का फैसला था। ऐसी बहुत सारी खबरें देश के अलग अलग हिस्सों से आती है। इलाहाबाद प्रयागराज की घटना है, जावेद पंप नाम के एक शख्स की, वहाँ मेरे ख्याल से कोई विरोध प्रदर्शन था और उसके बाद उनके घर को गिरा दिया गया जो उनकी पत्नी के नाम से था। बहुत देश के अलग अलग हिस्सों की से ऐसी घटनाएं आती रही हैं, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप ऐसे किसी के मकान को, दुकान को बुलडोज नहीं कर सकते, और उसके लिए प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई। उस गाइडलाइंस के बाद महाराष्ट्र में नागपुर में मकान या दुकान या बिल्डिंग गिराई गई थी। खैर, इसमें जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म की एक रिपोर्ट थी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, जिसमें पूरी घटना का जिक्र है कि किस तरह से पूरी घटना हुई थी, जिसमें दंगा सुनियोजित था। पहला पत्थर जुलूस की तरफ से फेंका गया। सीसीटीवी फुटेज से संकेत मिलता है कि दंगा पहले से योजनाबद्ध था। जुलूस में शामिल लोग पहले से तैयार दिखाई दे रहे थे। जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए। मुस्लिम बहुल इलाकों में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। जुलूस के कुछ सदस्य तालाब चौक पर घरों की ओर पत्थर फेंकते दिखाए गए। जानबूझकर मस्जिद के पास नमाज के समय तक रुका रहा गया। कश्मीर फाइल्स के भड़काऊ दृश्य दिखाकर मुस्लिम समुदाय को उकसाने की कोशिश की गई। मुस्लिम परिवारों के घरों को निशाना बनाया गया जहां लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ हुई। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट है, उतना पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार दंगा रोकने और हिंसा के दौरान कार्रवाई करने में पुलिस की भूमिका अपर्याप्त थी। जानबूझकर मुसलमानों को हिंसक और अहिष्णु बताने वाला नैरेटिव चलाया गया। ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, राजनीति इसमें की गई। दंगे से पहले कई चेतावनी संकेत होने के बावजूद पुलिस ने हिंसा रोकने की कोशिश नहीं की या विफल रही। मुस्लिम परिवारों के घरों की लूटपाट और तोड़फोड़ रोकने में पुलिस असफल रही। रिपोर्ट में पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहा। एक तरफा कार्रवाई मुस्लिम युवकों के खिलाफ हुई। दंगों में जान माल का सबसे अधिक नुकसान मुसलमानों को हुआ, मुस्लिम समुदाय को हुआ। इस रिपोर्ट में, लंबी रिपोर्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश ध्वस्त की गई संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की थी। मंत्रियों ने ही जब कह दिया कि दंगाइयों के घर गिराए जाएंगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन मकानों को गिराया गया वो दंगा स्थल से काफी दूर थे। रिपोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को सामूहिक दंड, कलेक्टिव पनिशमेंट की नीति अपनाया। दोषियों को बिना पक्ष तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये वही कॉमन चीजें हैं जो कहीं भी इस तरह की घटना होती है, और उसके बाद अगर निष्पक्षता से पुलिस की जांच रिपोर्ट हो तो भी यही पता चलेगा, और अदालत की कार्रवाई में जब अदालत में ट्रायल होता है, ट्रायल से कई बार इस तरह की चीज़ें सामने आती है जो इस मामले में हुआ। और उस खरगोन के समय मुझे लगता है हमने भी 2-3 वीडियो बनाए थे कि किस तरह से नमाज के समय जब जुलूस निकल रहा था तालाब चौक इलाके में, और इस तरह से दोनों तरफ से कुछ तनातनी हुई, कुछ उकसावे वाली हरकत हुई, पत्थरबाजी भी हुई, दोनों तरफ से हुई, हिंसा भी हुई, दोनों तरफ से हुई, लेकिन सबसे अधिक टारगेट मुसलमानों को किया गया क्योंकि सरकार वहां बीजेपी की थी, और इसलिए उस तरह की कार्रवाई। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी घटनाएं, उन घटनाओं की लिस्टिंग हम लोग कई बार अपने वीडियो में करते रहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी राजनीति हिंदू मुसलमान पर ही टिकी है, उनकी, जिन्हें आप बीजेपी के रूप में जानते हैं, तो इसलिए उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां जब भी कोई ऐसी घटना होती है, पहले तो शोभा यात्रा, रामनवमी का जुलूस या हनुमान जयंती, ऐसे मौकों पर जुलूस को, या अभी कांवड़ का महीना आने वाला है, देखिएगा क्या होगा, ऐसे मौकों पर जानबूझकर जुलूस या शोभा यात्रा उन रास्तों से ले जाने की कोशिश होती है जिन रास्तों की अनुमति, जिन रास्तों से गुजरने की अनुमति पुलिस पहले नहीं दे चुकी होती है, या पुलिस ने मना किया होता है। उसके बावजूद ये जो जुलूस में लोग होते हैं, कुछ उपद्रवी होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारी सरकार है, हमारा सब कुछ है, क्या कर लेंगे, दाढ़ी टोपी वालों से, मस्जिद की मीनारों से उन्हें ऐसे भी दिक्कत है। जानबूझकर वहां ऐसी कोई हरकत होती है, नारेबाजी होती है, अश्लील गाने बजाए जाते हैं, या कोई इस तरह का शोर शराबा और उत्तेजक बातें की जाती है जिससे उत्तेजना फैले, हिंसा भड़के, या कोई उधर से पत्थर चले तो फिर इधर से पत्थर चले, और उसके बाद जो घटनाएं होती हैं सामने। बहुत बार ऐसा हुआ कि जुलूस में निकले लोगों ने मस्जिद के मीनार पर चढ़कर वहां भगवा फहरा दिया, या मस्जिद की मीनार पर चढ़कर कुछ ऐसा
ऐसी हरकत कर दी जिससे तनावपूर्ण माहौल हो गया, चाहे बिहार के भागलपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। फिलहाल राहत की बात है कि 11 लोग बेकसूर होकर सलाखों से बाहर आए हैं। सबूत है ये सब कि इस दौर में, इस रिजीम में कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।